नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 4 दिसंबर 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1, पौंग बांध विस्थापितों के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने राजस्व मंत्री को सौंपी रिपोर्ट। पौंग बांध विस्थापितों के राहत एवं पुनर्वास के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने आज यहां राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी को अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति में उपायुक्त, राहत एवं पुनर्वास डॉक्टर संजय कुमार धीमान, उपमंडलाधिकारी ज्वाली विचित्र सिंह और तहसीलदार देहरा करमचंद कालिया शामिल रहे। डॉक्टर संजय धीमान कुमार की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने रिपोर्ट में 6,736 परिवारों को भूमि आवंटन की सिफारिश की है। इसके अलावा अधोसंरचना संबंधित समस्याओं और अन्य सुविधाओं के लिए शिकायत निवारण सेल गठित करने का भी सुझाव दिया है। डॉक्टर संजय कुमार धीमान ने बताया कि पौंग बांध विस्थापितों के राहत एवं पुनर्वास के लिए 18 अक्टूबर को धर्मशाला में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। उन्होंने बताया कि पौंग बांध विस्थापित 6,736 परिवारों को राजस्थान में भूमि आवंटन किया जाना है। समिति ने 25 से 27 अक्टूबर 2024 तक राजस्थान के रामगढ़, जैसलमेर, मोहनगढ़ और नाचना का दौरा कर विस्थापित परिवारों के लिए चिन्हित की गई भूमि का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इस दौरान राजस्थान सरकार के प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। संजय कुमार धीमान ने बताया कि केंद्र सरकार के सचिव जल संसाधन के साथ बैठक में इस मामले को उठाया जाएगा और प्रभावित परिवारों के लिए उदारवादी मदद का आग्रह किया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा भी अगले माह राजस्व विभाग के साथ मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि पौंग बांध परियोजना के लिए वर्ष 1966 से 67 में 75,268 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। इस परियोजना के लिए 339 गांवों का अधिग्रहण किया गया और 20,722 परिवार प्रभावित हुए। भूमि आवंटन के लिए 16,352 परिवार पात्र पाए गए। 4,370 परिवारों के पास भूमि नहीं थी, जो कि प्लॉट आवंटन के लिए पात्र पाए गए। प्रदेश सरकार द्वारा 15,385 परिवारों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए गए। 6,736 परिवारों का अभी पुनर्वास किया जाना है। समाचार नंबर 2, किस बात का जश्न मना रही प्रदेश सरकार? भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कांग्रेस से पूछा सवाल। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार 2 वर्ष पूरे करने जा रही है। इस अवसर पर वह जश्न मनाना चाहते हैं। तो हम यह पूछना चाहेंगे कि क्या यह जश्न बर्बादी है? जश्न किस बात का है? जनता को जानने का अधिकार है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया मंगलवार को शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार वादा खिलाफी एवं भ्रष्टाचार का पर्याय बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से त्रस्त है और सुक्खू सरकार मस्त है। प्रदेश में महिला प्रताड़ित एवं परेशान है। हिमाचल प्रदेश जो भारत की आन बान शान था, कांग्रेस सरकार ने प्रदेश का दिवालियापन निकल कर दिखा दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी जहां जहां गए हैं, वहां पर केवल भ्रष्टाचार की गारंटी देते हैं। अर्थव्यवस्था कैसे टूटे, इस बात की गारंटी देते हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर सीएम के कारीबियों के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी रही है। पूर्व जयराम ठाकुर भाजपा सरकार ने हिमाचल प्रदेश में जन सुविधाओं के लिए 1,500 संस्थान खोले, पर ये बंद कर दिए गए। हिम केयर योजना, जो कि आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर खोली गई थी, लेकिन इसे भी बंद कर दिया। बर्बादी की खुशियां नहीं मनाई जाती। राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार के इस जश्न को हम जश्न बर्बादी कहते हैं और बर्बादी का कोई जश्न नहीं होता है। उन्होंने सहारा योजना, जनमंच कार्यक्रम, वृद्धावस्था पेंशन, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, स्कूलों में विद्यार्थियों को मिलने वाली मुफ्त वर्दी, मेधावी छात्रों को मिलने वाले लैपटॉप और कृषि उत्पादक संरक्षण को बंद करने का आरोप लगाया। समाचार नंबर 3, सीएम का भाजपा से सवाल,
लिमिट ही 6,200 करोड़ तो 25,000 करोड़ लोन कैसे? राज्य सरकार द्वारा लिए जा रहे लोन पर भाजपा के बयानों को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी सवाल पूछा है। 2 साल पर बिलासपुर में होने वाली रैली के लिए विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि जब साल की लोन लिमिट ही 6,200 करोड़ है तो 25,000 करोड़ का लोन कहां से आया? भाजपा के नेताओं को बताना चाहिए कि इतना झूठ बोलने की ट्रेनिंग उन्हें कौन दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 2 साल की रैली में भाजपा शासन के पिछले 5 साल का लेखा जोखा भी रखेगी। भाजपा के 5 साल में पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ, कर्मचारी चयन आयोग में पेपर बचे गए और बिना सरकार का खजाना देखे वोट के लालच में घोषणाएं की गयी। प्रदेश सरकार के 2 साल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम में गुजरे हैं। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत 6,000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। नए रोजगार के मामलों को सरकार गंभीरता से देख रही है। भाजपा का काम ही आलोचना करना। कांग्रेस विधायक दल बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि रैली की तैयारी को लेकर बात हो गई है। विधायकों ने यह जानना चाहा था कि बसों का प्रावधान किस तरह से होगा। सरकार 2 साल पूरे हो रहे हैं और इस अवधि में किए गए काम को इस रैली के माध्यम से लोगों के सामने रखा जाएगा। भाजपा का काम ही आलोचना करना है, इसलिए उन्हें करने दीजिए। ये जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं यह कोई नई बात नहीं है। समाचार नंबर 4। मंडी का वीर जवान पंचतत्व में विलीन, जलौन में सैन्य सम्मान से अंतिम संस्कार, नम आंखों से विदाई। सियाचिन लेह में देश की सेवा करते हुए मंडी जिला के कोटली के जलौन गांव के शहीद हुए जवान नवल किशोर को मंगलवार को अंतिम विदाई दी गई। रविवार को अचानक तबीयत बिगड़े पर नवल किशोर वीर गति को प्राप्त हो गए। शहीद होने की सूचना सेना के अधिकारियों द्वारा परिजनों को दी गई, जिसके बाद मंगलवार को हवलदार नवल किशोर की पार्थिव देह हवाई मार्ग से मंडी लाई गई। मंडी हेलीपोर्ट पर जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए विभिन्न संस्थाएं और प्रशासन की ओर से एडीएम मंडी मदन कुमार और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। जवान की पार्थिव देह मंगलवार दोपहर 2 बजे मंडी हेलीपोर्ट पहुंची, जहां श्रद्धांजलि देने के बाद राजकीय सम्मान के साथ सड़क मार्ग से पार्थिव देह घर ले जाई गई। पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार किया गया। नवल किशोर अभी महज 28 वर्ष के ही थे और 2017 में जैक राइफल में भर्ती हुए थे। पिता भगत सिंह, माता अतरा देवी, भाई सुनील कुमार और पत्नी ने अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा खो दिया। नवल का छोटा भाई सुनील भी आर्मी में ही कार्यरत है और पत्नी पुलिस विभाग में कार्यरत है। समाचार नंबर 5। महात्मा गैंग के 9 तस्कर अरेस्ट, पुलिस ने सोशल इंटेलिजेंस इंटीग्रेटेड नेटवर्क सिस्टम से कसा शिकंजा। शिमला पुलिस की मिशन क्लीन के तहत चिट्टा माफिया पर लगातार कार्रवाई जारी है। शिमला पुलिस ने चिट्टा तस्करी के गिरोह शाही महात्मा गैंग के 9 नए तस्करों को गिरफ्तार किया है। चिट्टा तस्करी के आरोप में पकड़े गए आरोपी रोहड़ू, चिरगांव और जुब्बल के रहने वाले हैं। आरोपियों की पहचान बलवान सिंह, उम्र 38 वर्ष, निवासी गांव अदल, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, 35 वर्षीय पुष्कर चौहान, निवासी गांव मेहंदली, डाकघर रोहड़ू, जिला शिमला, 30 वर्षीय विवेक कुमार, निवासी गांव खशधार, पुलिस थाना चिटधाम, जिला शिमला, 27 वर्षीय अंशुल नेगी, निवासी गांव भटवा, तहसील चिटगांव, जिला शिमला, 30 वर्षीय विकास कुमार, निवासी गांव झलवाड़ी, पुलिस थाना चिरगांव, जिला शिमला, 31 वर्षीय अजय कुमार, निवासी गांव कलोटी, तहसील चिटधाम, जिला शिमला, 37 वर्षीय अनुज चौहान, निवासी गांव धनोटी, डाकघर सामरा, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, अभिषेक निवासी गांव थाना पोस्ट ऑफिस टिक्कर, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला और हर्षित चौहान, निवासी गांव तुरान, तहसील जुब्बल, जिला शिमला के रूप में हुई है। शिमला पुलिस ने नशा माफिया पर शिकंजा कसने के लिए सोशल इंटेलिजेंस इंटीग्रेटेड नेटवर्क सिस्टम तैयार किया है। इस सिस्टम से पुलिस चिट्टा गिरोह की जड़ों तक पहुंच गई है। शाही महात्मा गिरोह के 52 तस्करों को शिमला पुलिस जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है। गौर हो कि शिमला पुलिस की टीम ने कोटखाई थाने के तहत 468 ग्राम चिट्टे के साथ जम्मू कश्मीर के आरोपी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद गिरिया के सरगना शशि नेगी उर्फ शाही महात्मा का गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार यह एक अंतर्राज्यीय गिरोह है। पिछले 3-4 वर्षों से रोहड़ू चिरगांव क्षेत्र में यह गिरोह सक्रिय था और इसमें कुल 7-8 करोड़ रुपए की ड्रग मनी शामिल थी। एसपी शिमला संजीव गांधी का कहना है कि नशे को रोकने के लिए शिमला पुलिस संकल्पबद्ध है। एक रणनीति के तहत नशा तस्करों पर कार्रवाई की जा रही है। किसी भी सूरत में नशेड़ियों को बख्शा नहीं जाएगा। समाचार नंबर 6।
पुलिस के डर से ठगी का पैसा सैकड़ों खातों में ट्रांसफर, क्रिप्टो करेंसी पर भी लगाया, छानबीन में सामने आया सच्चा। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटली हाउस अरेस्ट करके करोड़ों की ठगी को अंजाम देने वाले शातिर जालसाज पुलिस से बचने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। साइबर पुलिस से बचने के लिए जालसाजों ने ठगी से लूटे करोड़ों रुपए आगे सैकड़ों खातों में ट्रांसफर कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में अब तक इस तरह की ठगी के दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं। इससे पहले कि साइबर पुलिस इन जालसाजों तक पहुंचे, ठगी का पैसा आगे से आगे सैकड़ों खातों में भेज दिया जा रहा है। साइबर पुलिस थानों में दर्ज विभिन्न ऐसे मामलों में साइबर पुलिस की जांच में अब यह बात सामने आई है। यही नहीं, ठगी का यह पैसा सीज होने से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार की डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो जैसे प्लेटफॉर्म में भी इन्वेस्ट किया जा रहा है, जहां तक साइबर पुलिस की पहुंच बहुत ही मुश्किल है। मंडी में पिछले कुछ महीनों में दर्ज हुए साइबर ठगी के मामलों में जांच करते हुए साइबर पुलिस के सामने यह बात सामने आई है। पुलिस ने विभिन्न मामलों में ठगी के पैसे को सीज करने के लिए बैंकों से पत्राचार किया है, लेकिन इससे पहले ही बैंकों द्वारा इन खातों को सीज किया जाता है। यही नहीं, खाते किसी एक राज्य के नहीं, बल्कि दिल्ली से लेकर गुजरात और दक्षिण भारत तक के राज्यों के हैं। साइबर पुलिस ने जालसाजों के इन खातों का भी लगाने में जुटी हुई है। आईबी अधिकारी से ठगी में 12 खाते सीज। हाल में ही मंडी जिला के एक सेवानिवृत्त आईबी अधिकारी से हुई 1 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में साइबर पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक खातों को सीज किया है। इस मामले में भी राशि को आगे कई खातों में भेजा गया है। इस मामले में ठगी के तार दिल्ली से जुड़े हुए हैं। इस मामले में साइबर पुलिस को विदेशी नागरिकों, विशेषकर नाइजीरियन के शामिल होने का भी शक है। इसी तरह से हुई एक ठगी में साइबर पुलिस एक बार एक नाइजीरियन को गिरफ्तार कर चुकी है। समाचार नंबर 7। निगम के होटलों में मिलेंगी 5 स्टार जैसी सुविधाएं, आरएस बाली बोले 3 होटलों से करेंगे शुरुआत। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली ने शिमला में निगम की मैनेजर और डीडीओ के साथ बैठक की। पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली ने कहा कि उनकी अध्यक्षता में पहली बार पर्यटन विकास निगम ने साल 2022 से 23 में 100 करोड़ के टर्नओवर का आंकड़ा पार किया। रेवेन्यू बढ़ाने की दृष्टि से निगम के होटल को रिनोवेट किया जाएगा। इस कड़ी में तुरंत प्रभाव से एचपीटीडीसी के 3 होटल ट्रिपल एच, पीटर हॉफ और होटल हमीर को रेनोवेट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निगम का विचार था कि पर्यटन विकास निगम के काम से कम 3 बड़े होटलों को 5 स्टार फैसिलिटी के साथ तैयार किया जाए। वहीं इस दौरान उन्होंने भाजपा विधायक सुधीर शर्मा पर पलटवार करते हुए कहा कि सुधीर शर्मा झूठ फैला रहे हैं और उन पर मानहानि का दावा करने को लेकर कानूनी राय लेने के बाद विचार करेंगे। बाली ने कहा कि सुधीर शर्मा गलत तथ्य रख रहे हैं। पहले भी उन्होंने सुधीर शर्मा के सभी बातों का जवाब दिया है, लेकिन अब कानूनी राय लेने के बाद कानूनी कार्रवाई पर ही विचार करेंगे। समाचार नंबर 8। आज 1.25 लाख छात्र देंगे परख परीक्षा, तीसरी, छठी 9वीं कक्षा के होनहारों को कितना ज्ञान, स्थिति होगी साफ। समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण, परख, राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के तहत आज बुधवार को देश भर सहित हिमाचल प्रदेश में परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश में आज बुधवार को होने वाले राष्ट्रीय सर्वेक्षण में राज्य भर के 1215 स्कूलों के 1,09,356 के करीब छात्र परख टेस्ट देंगे। परख सर्वेक्षण के दौरान 1200 से अधिक ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, जो कि परीक्षा की सामग्री ले जाने व लाने का जिम्मा संभालेंगे। इसके अलावा परीक्षाओं का संचालन करवाने का जिम्मा डीएलएड यानी जेबीटी के प्रशिक्षु अध्यापकों के सीनियर छात्रों को सौंपा गया है। इस बार छात्रों का राष्ट्रीय सर्वेक्षण परख का टेस्ट भी ओएमआर सीट में ही लिया जाएगा। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में परख टेस्ट 2024 की तैयारी के लिए 3 बार मॉक टेस्ट आयोजित करवाए जा चुके हैं, जिसमें तीसरी व अंतिम बार सरकारी के साथ साथ राज्य के सभी प्राइवेट स्कूलों में भी टेस्ट करवाया जा चुका है। बहरहाल अब देखना यह अहम होगा कि 3 वर्षों के बाद हो रहे टेस्ट से शिक्षा में टॉप 3 में रहने वाला हिमाचल प्रदेश 21वें स्थान से कहां तक वापसी कर पाता है या फिर से फीसदी की लिस्ट में रह जाता है। HDM एग्जाम टाइमिंग 10:30 से 12 बजे तक। राष्ट्रीय सर्वेक्षण परख के लिए सरकारी स्कूलों के साथ साथ निजी स्कूलों का भी चयन किया गया है। मॉक टेस्ट 90 से 90 मिनट का होगा, जो कि 10:30 से 12 बजे तक करवाया जाएगा, जबकि 9वीं कक्षा का मॉक टेस्ट 120 मिनट का रहेगा, जो कि 11 बजे से 1 बजे तक करवाया जाएगा। इन विषयों में होगा मूल्यांकन। परख टेस्ट में 1215 स्कूलों के विद्यार्थी शामिल होंगे।
मॉक टेस्ट के माध्यम से तीसरी व छठी कक्षा के बच्चों का भाषा, गणित और ईवीएस और 9वीं कक्षा के बच्चों का भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों का ज्ञान परखा जाएगा। कड़ी निगरानी। समग्र शिक्षा कांगड़ा के जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं उपनिदेशक निरीक्षण विंग कांगड़ा पीसी सुकेतिया ने बताया कि राष्ट्रीय सर्वेक्षण के तहत बुधवार को परख परीक्षा करवाई जा रही है। परीक्षा केंद्रों में परीक्षाओं के संचालन को ऑब्जर्वर व प्रशिक्षुओं की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया है। साथ ही सीसीटीवी से नजर रखने सहित उड़दस्ते भी निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। 21वें स्थान पर रहा था प्रदेश। सर्वेक्षण वर्ष 2021 में किया गया था, जिसे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण नाम दिया गया था। इसमें हिमाचल प्रदेश का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था तथा प्रदेश देश भर में 21वें स्थान पर रहा था। राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के अधीन आयोजित होने वाली इस परीक्षा में प्रदेश भर के लगभग 1015 स्कूल चुने गए हैं। इसमें राज्य के चयनित स्कूलों के कक्षा तीसरी, छठी और 9वीं के विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाएगा। समाचार नंबर 9। हिमाचल न्यूज। HPMC के 5 प्रोजेक्ट तैयार, उद्घाटन का इंतजार। HPMC के 5 और प्रोजेक्टों का उद्घाटन जल्द ही कर दिया जाएगा। इन पर काम पूरा हो गया है और अब सरकार से इनके लिए समय मांगा जा रहा है। हाल ही में HPMC ने रोहडू में सीए स्टोर का उद्घाटन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से करवाया है, जिसके बाद अभी 5 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके उद्घाटन होने हैं। प्रदेश के बागबानों के लिए HPMC के इन प्रोजेक्टों से बड़ी राहत मिलेगी। फलों को भंडारित करने के लिए सीए स्टोर की जरूरत रहती है, लिहाजा विश्व बैंक की बागबानी विकास परियोजना के तहत HPMC को सीए स्टोर पर फोकस करने का काम सौंपा था। उसे कुल 13 प्रोजेक्ट दिए थे, जो सभी तैयार हैं और 5 का उद्घाटन रह गया है। इनमें गुम्मा में सीए स्टोर बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन किया जाना है। जरोल टिक्कर में सीए स्टोर बनाया है, जिससे बागबानों को बड़ी राहत मिलेगी। चच्योट में सीए स्टोर के साथ ग्रेडिंग पैकिंग लाइन भी बनाई गई है, जहां पर फलों को भंडारित किया जाएगा, तो वहीं उनकी ग्रेडिंग और पैकिंग भी यहीं पर हो सकेगी। इसके अलावा भुंतर में ग्रेडिंग लाइन बनाई है। रिकांगपियो के ग्यावन में भी ग्रेडिंग लाइन तैयार की है। 13 प्रोजेक्ट के लिए 291 करोड़। HPMC को कुल 13 प्रोजेक्ट दिए थे, जिनके लिए 291 करोड़ रुपए की राशि उसे मिली थी। रोहडू में सीए स्टोर का उद्घाटन कर दिया है, जिसके साथ पतलीकुहल में भी इस तरह का प्रोजेक्ट बना है। पराला में पहले ही उद्घाटन हो गया है, तो वहीं रिकांगपियो और सुंदरनगर में भी उद्घाटन पहले ही हो चुके हैं। परवाणु में अपग्रेडेशन का काम इसी प्रोजेक्ट के तहत हुआ है। HPMC ने मुख्यमंत्री के सामने शेष बचे प्रोजेक्टों को लेकर प्रस्ताव रखा है और उनसे समय मांगा गया है। दूसरे चरण को सरकार तैयार नहीं। दूसरे चरण का प्रोजेक्ट भी हिमाचल को मिल सकता है, मगर अभी सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। बताया जाता है कि विश्व बैंक से इस मामले में पहले बातचीत हुई थी, परंतु सरकार अभी इसमें रुचि नहीं दिखा रही। सरकार चाहती है कि बागबानी से अलग कृषि क्षेत्र के लिए कोई नया प्रोजेक्ट हिमाचल को मिले। फिलहाल इस प्रोजेक्ट के तहत जो कर्मचारी लगे थे उनको बाहर कर दिया है, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ ही खत्म हो गया है। बागबानों को बड़ी राहत। बागबानी विकास परियोजना से हिमाचल प्रदेश को काफी ज्यादा फायदा हुआ है। सीए स्टोर होने से यहाँ बागबानों को बड़ी राहत मिली है। खासकर सेब बागबानों को सबसे अधिक राहत मिली है। ऐसे स्थानों जहाँ पर सेब अधिक होता है, वहाँ पर सीए स्टोर की व्यवस्था की गई है। सबसे बेहतर प्रोजेक्ट पराला में बना है, जहाँ पर एक बड़ी मंडी बागबानों को उपलब्ध करवाई गई है, तो वहीं फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट बनाया है। यहाँ बड़ा प्लांट लगाया है, जिसमें एप्पल कंसंट्रेट तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर फलों को क्रश करने का यूनिट भी है। अब कंसंट्रेट के बाद यहाँ पर जूस भी तैयार किया जाएगा। समाचार नंबर 10। 14 मंजिला भवन निर्माण पर रोक। हाई कोर्ट ने होटलों वाणिज्यिक परियोजनाओं पर कसा शिकंजा। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने होटलों और विशेष वाणिज्यिक परियोजनाओं को अधिकतम 14 मंजिला भवनों के निर्माण की अनुमति देने से जुड़ी अधिसूचना पर फिलहाल रोक लगा दी है। TCP विभाग ने 18 नवंबर को इस बारे हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन 13वां संशोधन नियम 2024 को अधिसूचित किया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने जनहित से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी किए। TCP विभाग द्वारा जारी नए नियमों के अनुसार पर्यटन इकाइयों सहित अन्य वाणिज्यिक इमारतों और संवर्धित फर्श क्षेत्र अनुपात FAR
प्रावधानों के तहत 4001 वर्ग मीटर और 10,000 वर्ग मीटर के बीच के भूखंडों पर 13 मंजिलें और 10,000 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंडों पर 14 मंजिलें बनाई जा सकती हैं। इसी के साथ केंद्रीय व्यापारिक जिलों और 4 लेन राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों सहित पारगमन उन्मुख विकास गलियारों के लिए FAR प्रावधानों के मामले में 4001 वर्ग मीटर से 10,000 वर्ग मीटर के भूखंडों पर 18 जबकि 10,001 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंडों पर 20 मंजिल तक की इमारतें बनाई जा सकती हैं। सरकार द्वारा बनाई गई इमारतों सहित इन ऊंची इमारतों को बनाने की अनुमति कई शर्तों के साथ आती है, जैसे मैदानी इलाकों में 15 डिग्री से कम और पहाड़ी इलाकों में 20 डिग्री से कम ढलान वाली जमीन पर ही निर्माण किया जा सकता है। कुमारहट्टी में बन रही बहुमंजिला इमारतों को लेकर दायर जनहित याचिका को विस्तार देते हुए हाई कोर्ट ने पूरे प्रदेश को TCP के अधीन करने के आदेश जारी किए थे। समाचार नंबर 11। रोहतांग दर्रे पर बर्फबारी, कुंजुम बारालाचा शिंकुला में भी हिमपात से मौसम ठंडा। रोहतांग दर्रे सहित कुंजुम, बारालाचा व शिंकुला दर्रे सहित उदयपुर की ऊंची चोटियां पर बर्फ के फाहे गिरे हैं। हिमपात से घाटी में शीतलहर बढ़ गई है। लाहौल स्पीति में रात का तापमान माइनस से नीचे पहुंच गया है। इससे झरनों व नदी नालों के साथ नलकों का पानी भी जमना शुरू हो गया है। ऐसे में लोगों की दिक्कतें बढ़ गई है। मौसम की बेरुखी से पर्यटन व कारोबारियों सहित किसान बागबान निराश है। मंगलवार सुबह घाटी में तेज धूप खिली रही, लेकिन दोपहर बाद ऊंची चोटियों पर बर्फ के फाहे गिरने का क्रम शुरू हुआ। रोहतांग दर्रे सहित धुंधी जोत, मकरवेद शिकरवेद की पहाड़ी पों, हनुमान टिब्बा, इंद्र किला, हामटा व भृगु जोत में हिमपात हुआ। पानी जाम होने से रोहतांग दर्रा भी पर्यटकों के लिए बंद करना पड़ा है। SDM मनाली रमन कुमार शर्मा ने बताया कि सड़न में पानी जमता देख दर्रा सभी वाहनों के लिए बंद कर दिया है। मंगलवार को दोपहर बाद ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद से निचले इलाकों के लोग भी अब बर्फबारी और बारिश के होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ताकि धूल मिट्टी व खांसी बुखार से लोगों को निजात मिल सके। समाचार नंबर 12। भूजल पर नजर रखेंगे 205 पीजोमीटर, पानी का लेवल कम होने से वैज्ञानिक चिंतित। हिमाचल प्रदेश में लगातार भूजल का स्तर गिरता और खराब होता जा रहा है। कुछ स्थानों पर लगातार भूजल स्तर गिरने की वैज्ञानिक कई वजह गिनवा रहे हैं। इसके लिए जहां अधिक मात्रा में भूजल का दोहन है, तो वहीं मौसम भी कहीं कहीं इस दिशा में प्रभावशाली साबित हो रहा है। इसको लेकर भूजल वैज्ञानिक अब भूजल की डिजिटल तरीकों से रीडिंग करने का प्लान तैयार कर रहे हैं, जिससे प्रदेश में कहां-कहां ये नौबत आ सकती है या किस क्षेत्र का भूजल कैसा है, उसको लेकर जगह-जगह पीजोमीटर लगाने का फैसला लिया है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड यानी कि PIB के तहत सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड नॉर्थ हिमालयन क्षेत्र CGWB NHR धर्मशाला द्वारा समूचे हिमाचल प्रदेश में करीब 205 पीजोमीटर लगाने का फैसला लिया है। डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर से लैस इन पीजोमीटर को लगाने के लिए बाकायदा 2 साल का लक्ष्य तय किया गया है, जिससे प्रदेश में भूजल स्तर का पूरा हिसाब किताब रखा जा सके। वर्तमान में प्रदेश में 45 पीजोमीटर के माध्यम से ग्राउंड वाटर लेवल को मापा जा रहा है, जो कि DWLR से कनेक्टेड है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड नॉर्थ हिमालयन क्षेत्र धर्मशाला के वरिष्ठ वैज्ञानिक संजय पांडे के मुताबिक ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग उन एरिया में की जाती है जहां पर ग्राउंड वाटर की निकासी ज्यादा हो चुकी है। वरिष्ठ वैज्ञानिक संजय पांडे की माने तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की ओर से ग्राउंड वाटर लेवल मापने के लिए पीजोमीटर बनाए जाते हैं। अभी प्रदेश में 45 पीजोमीटर से ही ये रिपोर्ट डिपार्टमेंट तक पहुंच रही है, जो कि नाकाफी है। समाचार नंबर 13। 49 लाख के आलू लेकर व्यापारी गायब, ऊना में एजेंट को चपत लगा गए शातिर, पुलिस ने शुरू की जांच। शहर ऊना के एक व्यापारी ने 49 लाख रुपए की आलू की फसल के पैसे हड़पने मामलों में 2 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी करने की शिकायत दर्ज करवाई है। उक्त दोनों व्यक्तियों की पहचान मोहम्मद शरीफ निवासी बिजलीपुरा जल निगम कार्यालय के पास शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश व मोहम्मद आसिफ पुत्र अजीज अहमद प्रो ऑफ जफर ट्रेडर्स के रूप में हुई है। शिकायतकर्ता अनु जौहरी निवासी वार्ड 9 तहसील व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश ने बताया कि वह पेशे से पिछले 15 से 16 वर्षों से ऊना सब्जी मंडी में कमीशन एजेंट हूँ। उन्होंने बताया कि 7 नवंबर को मोहम्मद शरीफ नाम का एक व्यक्ति उसके पास आया और उसने मुझे शाहजहांपुर उपरा स्थित जफर ट्रेडर्स नाम की अपनी कंपनी में आलू की आपूर्ति करने के लिए कहा और बताया कि वह जफर ट्रेडर्स के लिए काम कर रहा है, जिसके बाद उसने उक्त व्यक्ति शरीफ की बातों पर विश्वास कर लिया और उसके लिए उसने किसानों से आलू का प्रबंध कर शरीफ व उसकी कंपनी को सप्लाई कर दिया। पीड़ित ने बताया कि उसने कुल मिलाकर करीब 49 लाख रुपए के आलू की सप्लाई की थी।
आलू मिलने के बाद शरीफ व उसकी कंपनी यानी जफर ट्रेडर्स ने उसका फोन उठाना बंद कर दिया। इस तरह इन लोगों ने मेरे साथ धोखाधड़ी की और मुझे बहला फुसलाकर धोखे से मुझसे आलू हड़प लिए तथा अभी तक कभी कोई भुगतान नहीं किया। पीड़ित ने अपनी शिकायत में बताया कि शरीफ व जफर ट्रेडर्स ने उसके विश्वास का दुरुपयोग किया और उसके साथ बड़ी धोखाधड़ी की है। पीड़ित अनुज कुमार ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि मामले के उक्त दोनों आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और उनसे आलू की फसल के पैसे उसे दिलाए जाएं। एसपी राकेश सिंह ने बताया कि पुलिस ने केस दर्ज कर मामले के दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। समाचार नंबर 14। सुखू सरकार के ऐसे रहे 2 साल, कर्मचारियों के साथ यात्रियों को भी दी सुविधा। हिमाचल पथ परिवहन निगम की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। पिछले कई साल से एचआरटीसी आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस 2 साल के कार्यकाल में इसकी स्थिति में सुधार करने के लिए प्रयास किए हैं। कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिनसे यात्रियों को भी फायदा मिला है, तो वहीं एचआरटीसी को भी सहूलियत मिली। हालांकि अभी लगातार वित्तीय कठिनाइयों से निगम जूझ रहा है, परंतु आने वाले समय में इसकी स्थिति बेहतर हो सकती है। इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। एचआरटीसी के 2 साल के इस सफर की बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम यात्रियों को डिजिटली किराया देने की सुविधा देने का है। नए युग में जहां लेन देन डिजिटल रूप से किया जा रहा है, तो वहीं एचआरटीसी ने भी यह सुविधा दी है। यात्री प्लास्टिक कार्ड से अपना किराया दे सकते हैं, जिसकी व्यवस्था निगम ने की है। हिमाचल पथ परिवहन निगम देश का पहला परिवहन निगम है जिसने बसों में किराया भुगतान करने के लिए वर्तमान में उपलब्ध सभी प्रकार के माध्यमों जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई की सुविधा दी है। कंडक्टरों को बसों में टिकट काटने के लिए अब पुरानी पद्धति नहीं बल्कि मशीनें दी गई हैं, जिनसे आसानी से टिकट कट जाता है। इसमें फ्री यात्रा करने वालों का भी पूरा ब्यौरा दर्ज हो रहा है। अब एचआरटीसी को यह पता है कि कितने लोग फ्री यात्रा करते हैं और वो कौन सी श्रेणियों के हैं। पिछले दिनों पुलिस कर्मचारियों का भी किराया बढ़ाया गया है, जिनसे अब 500 रुपए प्रतिमाह लिया जाता है। इसके अलावा महिलाओं को 50% किराए पर यात्रा की सुविधा दी जा रही है। एचडीएम रुझान बढ़ने लगा। एचआरटीसी ने अपने यात्रियों के लिए एनसीएमसी कार्ड की सुविधा को शुरू किया है। इस कार्ड का फायदा यह है कि इसमें व्यक्ति 2000 रुपए तक रख सकते हैं और उसी के माध्यम से किराया ले सकते हैं। लोगों का इसमें काफी रुझान दिख रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बढ़ाए कदम। वर्तमान में हिमाचल पथ परिवहन निगम राज्य में 110 ई-रिक्शा और 50 टैक्सियों का संचालन कर रहा है। सरकार का मुख्य ध्यान वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए व्यावहारिक मार्गों पर डीजल बसों को ई-रिक्शा से बदलने पर है। वर्तमान में हिमाचल पथ परिवहन निगम में 327 ई-रिक्शा की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया अंतिम चरण पर है तथा बहुत जल्दी यह ई-रिक्शा हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में शामिल कर दी जाएंगी। आमदनी में मुनाफा। 2 वर्षों में प्रबंधन द्वारा कई पग उठाए गए हैं, जिससे परिवहन निगम की आय में लगभग 15% की बढ़ोतरी हुई है। अपनी आमदनी का एक बड़ा रिकॉर्ड भी एचआरटीसी ने दीपावली के अवसर पर हासिल किया है, जिसमें एक ही दिन में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनकम की गई। 608 युवाओं को मिला रोजगार। एचआरटीसी में सरकार ने नई भर्तियां भी की हैं। लंबे समय से कंडक्टरों की भर्ती का मामला लटका हुआ था, जो सिरे चढ़ाया गया और लोक सेवा आयोग के माध्यम से इन भर्तियों को अंजाम दिया गया है। पथ परिवहन निगम में सुचारू संचालन के लिए निगम द्वारा गत 2 वर्षों में 12 चालक, 437 परिचालक एवं 159 अन्य श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती की गई है। कुल मिलाकर प्रदेश के 608 युवाओं को 2 साल में एचआरटीसी में रोजगार प्राप्त हुआ है। टेम्पो ट्रेवलर चलाने की तैयारी। यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा प्रदान करने के लिए निगम द्वारा 24 सुपर लग्जरी एसी बसों की खरीद प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए दोबारा से टेंडर किए जा रहे हैं, क्योंकि पहले रेट काफी ज्यादा आया था। निदेशक मंडल ने इसे रद्द करके दोबारा से करने को कहा है, जिस पर काम शुरू हो गया है। इसके अलावा निगम छोटे टेम्पो ट्रेवलर चलाने की भी तैयारी में है, जहां पर बड़ी बसें नहीं जा सकती हैं, वहां पर इनको चलाया जाएगा। भविष्य सुरक्षित। एचआरटीसी के कर्मचारियों को हालांकि हर महीने वेतन के लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ता है, वहीं पेंशनरों की भी कुछ ऐसी ही स्थिति है, मगर हर महीने वेतन व पेंशन एचआरटीसी दे रहा है। उसने अपने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा दिया है। वहीं सरकार ने उनको नाइट ओवर टाइम 97 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। एचआरटीसी ने इस साल अपने 50 साल का कार्यक्रम मनाया, जहां पर सीएम ने कई बड़ी घोषणाएं की। नए बस अड्डे पर किया काम। सरकार ने नए बस अड्डों को भी प्राथमिकता के आधार पर बनाने का काम किया है।
शिमला में ढली बस अड्डे का निर्माण किया गया है, जहां से 333 बसें संचालित होंगी। जो काम पूर्व सरकार ने अधूरे छोड़ दिए थे, उनको एचआरटीसी ने इस अवधि में पूरा किया है। नए बस अड्डों की बात करें तो बस अड्डा प्रबंधन के माध्यम से यहां पर शिमला का ढल्ली, सरकाघाटा का बरचवाड़, पतली कुहल, ठियोग, किलाड़ बस अड्डों का कार्य पूर्ण किया गया है। इसके अतिरिक्त कुमारसेन, हरिपुर, देहरा एवं भंजराड़ू बस अड्डों का कार्य पूर्ण कर आम जनता को समर्पित कर दिए गए हैं। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।